नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिको पर। हमारे किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि उन्हें मिश्रित बागवानी के बारे में जानना है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं मिश्रित बागवानी के बारे में। मिश्रित बागवानी क्या है, इसे कब करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए, दूसरा इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, नुकसान से बचने या उबरने के तरीके क्या हैं, और मिश्रित बागवानी में फसलों का चयन कैसे किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल, फूल, मसाले, औषधि फसलें आदि का व्यावसायिक मतलब कमर्शियल या पर्सनल मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए अगर आप एक ही समय में एक ही खेत में करना चाहते हैं तो यह मिश्रित बागवानी कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो मिश्रित बागवानी कब करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके पास मार्केट होना चाहिए, वो भी पास में। दूसरा, आपके पास लगातार मजदूर अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, आपके पास कोई दूसरे धंधे नहीं होना चाहिए। और चौथा, आपके पास साल भर सिंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो कब नहीं करना चाहिए का मतलब, खेत से अगर ज़्यादा दूर है तो आपको मिश्रित बागवानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूर होगा तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे ले जाऊँ, साधन मिले ना मिले। मान लीजिए मिल भी गए तो साधन की कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी बाजार तक ले जाने की, और जितनी ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और उतने ही टाइम में आपकी सब्जियां, फल, फूल, मसाले जो भी हैं खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा मजदूरों की उपलब्धता अगर कम है तो आपको मिश्रित बागवानी पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, या फिर ऐसी फसलें लेनी चाहिए जिनमें लेबर कम लगे। ठीक है। तीसरा, अगर आप एक से अधिक कार्य धंधे में व्यस्त हैं तो आपको मिश्रित बागवानी पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम होते हैं जो आप लेबर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। खास करके बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसके अलावा साल भर सिंचाई की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ बारिश में मिश्रित बागवानी कर सकते हैं 5 से 6 महीने। उसके बाद अगर मिश्रित बागवानी के फायदे देखें तो अगर आपके पास उपजाऊ ज़मीन है, भरपूर सिंचाई जल है, पास में बाजार है, सस्ता श्रम है, एक छोटा किसान जिसके पास ज़मीन है, घर के लोग काम करने वाले, थोड़ा पानी है, उसको डेफिनेटली मिश्रित बागवानी ही करनी चाहिए। चलिए, नुकसान जान लेते हैं। साल भर आप खेत का उपयोग करेंगे तो उपजाऊ क्षमता में कमी आएगी, नाशीजीव, कीट वगैरह बीमारियां स्थायी रूप से घर कर लेगी। उसके बाद अगर बात करें तो लगातार पानी की रिक्वायरमेंट के चलते आपके ट्यूबवेल, कुएं वगैरह सूख सकते हैं। हमें उससे बचने के लिए उपाय करने होंगे, जिसमें जैविक घटक जैसे गोबर, मल, मूत्र, चारा वगैरह जो होता है जानवरों के बाड़े का, पेड़ पौधों की पत्तियां, शाखाएं, फल इत्यादि जो भी बचता है सब कुछ हमें खेत में डालना है, उसे खाद बनाकर या आप उससे मल्चिंग करके कर सकते हैं। साथ में आप मार्केट से राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, हरी नीली शैवाल, माइक्रोराजा जैसे और भी कई सारी चीजें हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह हैं, जो आप खरीद के अपने खेत में डालकर उसकी मिनरल, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आप हरी खाद लगा सकते हैं 2 क्यारियों में या 3 क्यारियों में, या सिर्फ चारों तरफ मेड़ की तरफ 2-2 लाइंस। ये देखिए, हरी खाद हमने सनई से मल्चिंग कर रखी है सुरेंद्र जी के खेत में। उसके बाद आप हरी पत्ती की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास उसमें नीम, अमलतास, अगस्ती, करंज, पीला गुलमोहर, लाल गुलमोहर, मदार, आंकड़े, सुबुल वगैरह के पौधे हैं, या ग्लाइसिडिया के पौधे हैं। उसके बाद आप खेत से निकलने वाला बहुत सारा चारा वगैरह होता है, वेस्ट वगैरह होता है, जिसका उपयोग आप जानवरों को खिलाने में भी नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। केचुआ खाद, राख हो गई, उसके बाद बहुत सारी तरह की खल हो गई, और गोबर तो आपके पास है ही। ठीक है, खेत से निकलने वाली, जैसे कि मान लीजिए गोभी निकाली तो गोभी की कुछ पत्तियां वगैरह होती हैं, शलजम वगैरह निकालेंगे तो उसके पत्ते वगैरह होते हैं पौधों के। ये सबको आप वापस वहीं पर खाद बनाकर, कंपोस्ट बनाकर, केले के जो ट्रेशेस थे उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ग्रीन मल्चिंग कर रहे हैं। ये बाड़े से निकला हुआ, जानवरों के बाड़े से निकला हुआ जो चारा था उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। नासी और इस बीमारियों से बचाने के लिए आप भौतिक, यांत्रिक और जैविक घटकों का उपयोग कर सकते हैं। लाइट प्रपंच, पीले प्रपंच, फेरोमोन प्रपंच, खेत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार, तो मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इन सब के फायदे मिलेंगे। उसके बाद लगातार सिंचाई के दोहन से बचने के लिए आप वाटर रिचार्जिंग कर सकते हैं कुएं या ट्यूबवेल की। उसके बाद मिश्रित बागवानी में फसलों का चयन करते समय मुख्यतः मुझे लगता है कि इन 3 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसमें बाजार में प्रचलन या लोकल लोगों के खाने की आदत। अगर आपको ये आदत पता करना है तो आप मार्केट में जाइए डेली सुबह, जब लोग सब्जियां खरीदना आते हैं, और देखिए कि लोग सबसे ज़्यादा किन तरह की सब्जियों पर जोर दे रहे हैं। उसके बाद सिंचाई, जल की उपलब्धता और फसल का जीवन चक्र, इन 3 बातों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मिश्रित बागवानी की तकनीकी की बात करें तो उसमें आपको गहरी और मुतली जड़ों वाली फसलों का चयन करना है, धूप सेकने वाली और छाया में उगने वाली फसलों का चयन, नाइट्रोजन छोड़ने वाली फसलों का चयन, कंद, फल, बीज, फलियां वाली सब्जी फसलों का चयन, लंबी अवधि, छोटी अवधि वाली फसलों का चयन, पेड़ों और झाड़ियों वाली फसलों का चयन, बेलों वाली फसलों का चयन, और लगातार टूटने और सिर्फ एक ही बार में तोड़ी जाने वाली फसलों का चयन। तो किसान भाइयों, मेरा ये वीडियो ये समझने के लिए नहीं है कि मिश्रित बागवानी कैसे करना है, ये सिर्फ ये समझने के लिए है कि मिश्रित बागवानी करना है या नहीं करना है। कैसे करना है इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको सारी टेक्निक्स बताएंगे। आज हमने क्या सीखा, अगर हम देखें तो मिश्रित बागवानी उन छोटे किसानों के लिए जो बाजार के आस पड़ोस के क्षेत्र में रहते हैं, और उनके पास उपजाऊ खेत है और घर में काम करने के लिए लोग हैं।